नमस्कार दोस्तों। निर्माण आईएएस ग्वालियर में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग साक्षात्कार के क्लास में शामिल होने जा रहे हैं। सबसे पहले उन सभी विद्यार्थियों को जो एमपीपीएससी मेंस पास कर चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई और उनके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, ताकि वे अगला साक्षात्कार का जो चरण है उसको भी पास करके फाइनली सिलेक्शन पा जाए। ऐसी शुभकामनाएं यह संस्थान करता है और मैं भी आप लोगों का शुभकामना करता हूं। तो आप देख रहे होंगे कि आज हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार के क्लास में हैं। यहाँ पर हम आज कुछ वैसे क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो इतिहास के खंड से, जो इतिहास के सेक्शन से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें इतिहास से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसके साथ ही साथ संभावित क्वेश्चन कैसा हो सकता है, इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। इसीलिए मैं एक आपके सामने एक क्लास प्रोग्राम लेकर आया हूं, ताकि अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाए या आपके अप्रोच बनाने में ये क्लास मदद कर जाए, तो मेरा जो यह कार्य है वो सफल सिद्ध होगा। यह क्लास सक्सेसफुल क्लास मानी जाएगी, क्योंकि हमारे क्लास करने का उद्देश्य मात्र दो है। एक तो यहाँ से अगर शायद कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाए फर्स्ट, और सेकेंड कि आप कुछ सोचने लगे, अप्रोच बना लें कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, हिस्ट्री के सेक्शन से ऐसा भी बन सकता है। तो अप्रोच बिल्डअप के लिए भी ये क्लास डिजाइन किया गया है। तो इस दो स्तर पर आप लोगों को ध्यान में रखते हुए इस क्लास का लाभ लेना है। ठीक है, तो देखते हैं क्लास कैसे शुरुआत करते हैं। इतिहास का सेक्शन है, शुभ कलर लाल होता है, यहीं से शुरू किया जाए, लाल कलर से। तो इतिहास वाला सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखिए जहां तक मैं प्रयास किया हूं कि इतिहास का जो क्वेश्चन इंटरव्यू में, साक्षात्कार का जो पूछा जाता है, उसमें हम चार भागों में इसको बांट दिए हैं। एक, इतिहास लेखन से संबंधित प्रश्न, इतिहास लेखन से संबंधित प्रश्न। दूसरा, इतिहास से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न, जो जनरल कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पर कि सामान्यतः पूछ लिए जाते हैं, वो आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरा, कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं, परिकल्पनात्मक, बहुत कठिन इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, इसलिए इसका इंग्लिश भी देख लीजिएगा आप लोग। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कुछ इतिहास में, हालांकि हाइपोथेटिकल का बहुत स्कोप नहीं है, एक मानविकी विषय है और इतिहास उसी विषय का अध्ययन है जो घटना घट गया है, उसी का वो विश्लेषण करता है और वर्तमान परिदृश्य में क्या उसका प्रभाव है, भविष्य में इसका क्या लाभ मिल सकता है। दरअसल इतिहास इसी का अध्ययन है। लेकिन अब स्कोप बनता है कि अगर दो चार क्वेश्चन पूछ लिए गए तो कुछ एक प्रकार होता है इसका परिकल्पनात्मक क्वेश्चन का। चौथा टाइप है वो है मध्य प्रदेश से संबंधित इतिहास के प्रश्न। मध्य प्रदेश से संबंधित, आप समझ सकते हैं कि आप एमपी देने जा रहे हैं, तो एमपी का इतिहास वैसे बहुत रिच है और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के इतिहास में यहां से स्पेशल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चार कैटेगरी है जिसपे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला हिस्टोग्राफी से संबंधित है, इतिहास लेखन से संबंधित प्रश्न जहां से पूछे जाएंगे। अब आपको यही करना है, यहां कुछ उदाहरण के तौर पर मैं क्वेश्चन दूंगा, उसका डिस्कशन करूंगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, यह ध्यान रखना कि आप जब भी साक्षात्कार की तैयारी करें, हिस्ट्री सेक्शन को देख रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि हिस्टोग्राफी से कैसे क्वेश्चन उठ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन अराइज होंगे और बनेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। दूसरा, इतिहास से संबंधित, तो पहला हम देखते हैं इतिहास लेखन से संबंधित, फिर इतिहास से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न देखेंगे। ये आपके दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों सेक्टर, इसलिए इसको देखना होगा आपको। पहला है डिफिनेशन। हिस्टोग्राफी में जो पहला क्वेश्चन है, सबको जानना चाहिए, इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, परिभाषा में पहले आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं भी साक्षात्कार में है तो भी आपको ये जानना होगा कि इस सब्जेक्ट का परिभाषा क्या है। तो यहां पर जो परिभाषा है वो एक सिंपल कोई भी परिभाषा आप जानिए, जैसे इतिहास
अतीत और वर्तमान के बीच को जोड़ने वाला एक पुल है। इतिहास भूत और वर्तमान के जोड़ने वाला एक पुल है, जिसके आधार पर भविष्य का निर्धारण किया जाता है। समझ रहे हैं? इतिहास, हिस्ट्री क्या है? अतीत को वर्तमान से जोड़ते हैं, अतीत से वर्तमान के बीच होने वाले निरंतर संवाद हैं, वो संवाद के माध्यम से जोड़ेगा। इतिहास ब्रिज का मतलब नहीं कि नदी के इस पार्ट से उस पार्ट को जोड़ दिया, मतलब कि संवाद के माध्यम से जोड़ा जाएगा और उस पर हम भविष्य का निर्माण करेंगे, जिसके आधार पर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जाता है, वो इतिहास है। कैसे? मान लीजिए इतिहास की कोई घटना घटित हुई, उसका हम वर्तमान परिदृश्य में विश्लेषण करेंगे और उससे हम शिक्षा लेंगे, सीख लेंगे कि इसका क्या हमारे ऊपर प्रभाव है, किस प्रकार से हमें भविष्य की योजनाओं के लिए काम करना चाहिए। ये घटना अतीत में ऐसी हो चुकी है, ठीक। तो इस तरह से आपको एक बताना होगा। एक सिंपल सा ये परिभाषा है इतिहास का। एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं E.H. कार, उनका नाम है E.H. कार। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम ही है व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। उसमें भी वो यही बात करते हैं कि हिस्ट्री इज द ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। इतिहास पास्ट और प्रेजेंट के बीच का एक पुल है, पुल यानी कि निरंतर डायलॉग। तो ये एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। सम हिस्टोरियन हैज सेड दैट, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास एक कहानी है। बहुत से लोग सुनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इतिहास एक कहानी है। हाँ, लेकिन एक और भी परिभाषा इसका है कि हिस्ट्री इज स्टोरी विथ मैसेज। इतिहास एक कहानी है, लेकिन वैसी कहानी जो मैसेज देती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसकी दूसरी परिभाषा है कि इतिहास एक कहानी है मैसेज के साथ, जो मैसेज दे वो कहानी। जैसे इतिहास कहते हैं कि मान लीजिए हम प्राचीन काल में चलते हैं, अशोक ने धम्म नीति अपनाई। तब है कि अशोक ने धम्म नीति क्यों अपनाई, अशोक आखिर धम्म नीति क्यों अपनाया, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। ये इतिहास है। अशोक का धम्म नीति अगर आप कहानी समझ रहे हैं तो अशोक क्यों अपनाया ये आपको मैसेज देगा। अशोक के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, डाइवर्सिटी की। हमारे देश की एक महान पहचान रहा है विविधता, और वही विविधता अशोक के भी सामने था। तब के विविधता के पार्ट थे हिंदू ब्राह्मण धर्म, जिसको हिंदू धर्म भी कहते हैं, दूसरा बौद्ध और तीसरा जैन। इन तीनों लोगों के बीच में एक आपसी तनाव बना हुआ था। यह तीन मेजर कम्युनिटी थी, और इस तीन मेजर कम्युनिटी के बीच में हमें एक संबंध स्थापित करना था, एक समन्वय स्थापित करना था अशोक को। और अशोक इनके बीच में तलवार के बल पर समन्वय स्थापित नहीं कर सकता था, इसलिए वह एक आचार संहिता लेकर आता है, एक कोड लेकर आता है और कहता है कि उसके माध्यम से लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करता है। और इस तरह समन्वय स्थापित करता है, इस तरह शांति स्थापित करता है कि उसके पूरे शासन काल में एक भी दंगा फसाद नहीं हुए, एक भी उपद्रव विद्रोह नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हिस्ट्री क्या करती है, एक मैसेज देती है। और अशोक के ये धम्म नीति आपको एक मैसेज देते हैं कि आप जब भी समन्वय की बात हो, जनता को शासित करने की बात हो, तो शांति की राह चुने, जनता को सदाचरण पर लेकर जाएं, और सदाचरण पर जब लेकर जाएंगे तो जनता शांतिपूर्वक रहेगी, चाहे वो कितना भी विविधता में क्यों न बटी। ये मैसेज इतिहास देता है। इसलिए हिस्ट्री इज द स्टोरी विथ मैसेज। इतिहास एक कहानी है लेकिन मैसेज के साथ। तो कुछ परिभाषाएं हैं, बहुत से परिभाषाएं मिलेंगे आपको, वो थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। हिस्टोग्राफी का यह पहला क्वेश्चन आपसे होता है कि इतिहास क्या है। और वो सब विद्यार्थी जिनका बैकग्राउंड ग्रेजुएशन में हिस्ट्री रहा है, वे जो पीजी के हिस्ट्री से हुए या फिर जो नेट जेआरएफ हैं, वे सब विद्यार्थी खास करके इतिहास का हिस्टोग्राफी का क्वेश्चन डिटेल में देख कर जाएंगे। उनके लिए मेरा स्पेशल सुझाव है, क्योंकि उनके बैकग्राउंड से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगर ग्रेजुएशन में रहा है, पीजी किए हैं, नेट किए हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इसको देखकर जाएंगे। तो डिफिनेशन कई है, इसमें 2-3 डिफिनेशन हम लोग देख ली। एक और भी डिफिनेशन है,
कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ थॉट, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ठीक है, ये भी एक इसका महत्वपूर्ण परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इतिहास लेखन के स्कूल। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितने प्रकार से हिस्टोग्राफी की जाती है, ये आप बताइए। इतिहास लेखन के स्कूल का नाम बताइए। तो 4 प्रकार के इतिहास लेखन सामान्य तौर पर 4 प्रकार के इतिहास लेखन के स्कूल हैं। 4 टाइप ऑफ हिस्टोग्राफी स्कूल, 4, जिसमें एक है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। क्या? साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। दूसरा, साम्राज्यवादी के बाद अब ये जब साम्राज्यवादी आया तो इसके प्रतिक्रिया में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन आया, राष्ट्रवादी। तीसरा, मार्क्सवादी और चौथा सबाल्टन। देखिए सबाल्टन का जो है ना हिंदी बहुत ही कठिन है, इसलिए आप लोग इसको सबाल्टन ही तैयार कर लीजिएगा। उपाश्रयी कुछ ऐसे करके बोला जाता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण स्कूल हैं। अगला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ एक आध हिस्टोरियन का नाम बताइए जो इसमें आता हो। ठीक है, ये 4 इतिहास लेखन वो पूछा जा सकता है कि 4 में से आप इसका बताइए, तो आपको 1-2 इतिहासकार का नाम भी आना चाहिए। जैसे जेएस मिल है, मैक्स मुलर है, स्मिथ है, ये साम्राज्यवादी इतिहासकार है। तो 3-4 आपको हर वर्ग में जानना होगा। राष्ट्रवादी में है तो आरजी भंडारकर है, आरसी मजुमदार है, फिर नीलकंठ शास्त्री है, एएल वासम है, ये लोग राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है कि इनको भी आप जानते रहिए कि राष्ट्रवादी इतिहासकार कौन कौन है। अगला क्वेश्चन होगा, अगर इतिहास लेखन के कुछ भी राष्ट्रवादी इतिहासकारों के नाम बताइए, तो आपको 3-4 आना ही आना चाहिए। सब बेसिक क्वेश्चन है जहां से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तीसरा है मार्क्सवादी इतिहासकार का नाम बताइए। तो अगर आपको कुछ भी ना याद आए तो आर.एस. शर्मा जरूर याद आएंगे, एनसीईआरटी उनका आप लोग बहुत पढ़ते हैं, मुझे पता है। तो राम शरण शर्मा याद रखिए, रोमिला थापर याद रखिए, ठीक है, डीडी कौशाम्बी याद रखिए। तो ये लोग क्या हैं? मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। इन लोगों का नाम इसी कैटेगरी में आता है। चौथा है सबाल्टन हिस्ट्री। ये इतिहास लेखन में एक क्रांतिकारी हिस्टोग्राफी बनकर आ चुका है, सबाल्टन हिस्ट्री। इसके भी कुछ इतिहासकारों के नाम आपको जानना चाहिए आपको। तो इसके जो इतिहासकार हैं वे हैं रणजीत गुहा, सबसे यही इस सबाल्टन हिस्टोग्राफी के अग्रदूत माने जाते हैं। रणजीत गुहा, अमीन साहिद, ज्ञान पांडे, सुमित सरकार, ये लोग सबाल्टन हिस्टोग्राफर हैं, सबाल्टन इतिहासकार हैं। इतिहास लेखक के रूप में ये लोग जाने जाते हैं सबाल्टन के। सबाल्टन का मतलब होता है उपाश्रयी अर्थात जनवादी, इसका एक मतलब होता है जनवादी। तो देखते हैं सबाल्टन क्या है, ये समझना जरूरी है। सबाल्टन इतिहास लेखन क्या है? सबाल्टन इतिहास लेखन वह इतिहास लेखन है जिसमें इतिहास लेखन के क्रम में इतिहास को नीचे की तरफ से देखा गया है। अमूमन अभी तक यही होता था कि इतिहास लिखने के क्रम में ऊपर से इतिहास के जो हीरो होते थे और उनके जो विषय वस्तु होते थे, ऊपर से बड़े बड़े लोगों का, अमीर वर्ग के लोगों का, अमीरों का इतिहास लिखा जाता था। नीचे से जो लोग होते थे उनका नहीं लिखा जाता था। तो उनको केंद्र में रखकर इतिहास लेखन का कार्य किया गया है, इसीलिए इसको जनवादी इतिहास लेखन भी कहा जाता है। जैसे नीचे से जो नीचे के लोग हैं, जैसे मजदूर, किसान, जनजाति,
ठीक है, दलित, तथाकथित जो दलित हैं, ये लोग, इनको केंद्र में रखकर इनका नेशन बिल्डिंग में, नेशनल मूवमेंट में क्या योगदान रहा है, किस प्रकार से इन लोगों ने अपनी पार्टिसिपेंस की, अपनी भागीदारी की, ये इसको ध्यान में रखकर यह किया जाता है सबाल्टर्न इतिहास लेखन। ठीक है, तो इस तरह से ये इतिहास लेखन की एक धारा निकल कर आई है। रामचंद्र गुहा, शाहिद अमीन, ज्ञान पांडे, एन.के. चंद्रा, ये लोग इसके इतिहासकार हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे महत्वपूर्ण रूप से पूछे जा सकते हैं, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास की वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की वस्तुनिष्ठता क्या है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिस्टोग्राफी से। बहुत से बच्चे इतिहास में बीए एमए कर ले जाते हैं, लेकिन उनको यही नहीं आइडिया होता है कि वस्तुनिष्ठता कहते किसे हैं, एक्चुअल में वस्तुनिष्ठता है क्या। तो वस्तुनिष्ठता वह है जब इतिहास लेखन आप कर रहे हो, इतिहास लेखन के क्रम में, इतिहास के मूल्यांकन के क्रम में, बिना किसी पूर्वाग्रह के ग्रसित हुए निरपेक्ष रूप से इतिहास का लेखन करना, बिना किसी पूर्वाग्रह के ग्रसित हुए निरपेक्ष रूप से इतिहास का लेखन करना, वह जो है वो इतिहास की वस्तुनिष्ठता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप किसी को लेकर बायस्ड हैं या अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, तो आप क्या निरपेक्ष इतिहास लिखिएगा? फिर आपका जो विचारधारा उसके प्रति पहले से बना हुआ है कि वो इस कैटेगरी का आदमी है, वह ऐसा व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से आपका पूर्वाग्रह आपके लेखनी में आ जाएगा। फिर इतिहास का जो निरपेक्ष मूल्यांकन है वो बाधित होगा। तो अगला क्वेश्चन आपसे तुरंत पूछा जाएगा कि क्या वस्तुनिष्ठता संभव है? वस्तुनिष्ठता संभव है? इज ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या वस्तुनिष्ठता संभव है? तो देखिए 100% तो साइंस जब नहीं संभव है तो ये तो मानविकी विषय है, यहाँ पर कहाँ से 100%? और कौन ऐसा मानव है जो कहीं ना कहीं 0% भी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, किसी को लेकर वह बायस्ड ना हो या किसी घटनाक्रम से ज्यादा प्रभावित ना हो, उसको लेकर काफी खुश ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए 100% इज नॉट पॉसिबल, 100% जो है वह संभव नहीं है। ठीक है, तब क्या है, हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें प्रयास करना चाहिए कि मैक्सिमम है वस्तुनिष्ठता का पालन हो, वस्तुनिष्ठता को स्थापित किया जाए, ये जरूरी है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि एक मानव के रूप में 100% संभव नहीं है। याद करिए वो जर्मी बेंथम का स्टेटमेंट, एक फिलोसफर है उपयोगितावादी, वो क्या कहता है? वो कहता है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, अगर उसका कोई स्वार्थ ना हो तो ये अपने हाथ का जो कनिष्ठिका अंगुली है वो उसको भी नहीं हिलाएगा जब तक उसकी स्वार्थ न पूर्ति हो। तो बेंथम की बात यहाँ पर भी साबित होती है कि 100% तो नहीं होगा, क्योंकि मानव का कुछ न कुछ तो स्वार्थ किसी के साथ जुड़ जाता है। लिख रहा है, अगर वो गांधी जी को पसंद करता है तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिख देगा, अगर वो भगत सिंह को पसंद करता है तो भगत सिंह को बढ़ा चढ़ा कर लिख देगा और गांधी की आलोचना कर देगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो 100% संभव नहीं है। फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि मैक्सिमम वस्तुनिष्ठता का पालन हो, यही आपका जवाब होना चाहिए कि सर यही हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इतिहास क्यों पढ़ते हैं? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपका क्या जवाब होगा कि सर इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके आधार पर हम वर्तमान का निर्माण करते हैं। इतिहास की परिभाषा को देखकर आप बता सकते हैं ऐसा कि इतिहास वह विषय है, इतिहास के अतीत के ही आधार पर हम वर्तमान का निर्माण करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और इसके आधार पर हम अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हम इतिहास से बहुत कुछ सीख लेते हैं और दोबारा कुछ अगर गलती हुई है पास्ट में तो उसको दोबारा न दोहराया जाए, इस बात की हमें शिक्षा इतिहास से ही प्राप्त होती है। इसलिए हमें इतिहास आवश्यक रूप से पढ़ना चाहिए।
ठीक, आप इतना कहकर निकल जाइएगा, बहुत ज्यादा शब्दों से मत खेलिएगा क्योंकि वहां स्कोप नहीं होता। शब्दों से खेलने में दिक्कत इस बात की हो जाती है कि कहां पर जाकर आप फंस जाएंगे। इंटरव्यू का एक कला है, इंटरव्यू में दो बातें बहुत ध्यान रखा जाता है, एक तो कम शब्दों में आप मैक्सिमम बातें कह दीजिए, और दूसरा बात को वहीं पर ले जाकर समाप्त करिए जहां आपकी मजबूती है। इंटरव्यू का बहुत बड़ा एक रोल है ये कि आप वहीं पर बात को खत्म करिए जहां आपकी मजबूती हो, ताकि यहां से अगला क्वेश्चन उठ पाए। ये कला होनी चाहिए, यही कला जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आप इतिहास क्यों पढ़ते हैं, तो ये वहां पर ले जाकर छोड़ दीजिएगा कि हम उससे शिक्षा लेते हैं, उससे हम सीख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर वो अगला क्वेश्चन उठेगा कि एक सिविल सेवक के लिए इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है। नेक्स्ट वही क्वेश्चन आपसे उठेगा कि एक सिविल सेवक के लिए इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है, आखिर क्या उपयोगिता है। तो डिजिटल जमाना है तो क्या जरूरत है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका फिर जवाब होगा कि सर देखिए, इतिहास का अध्ययन एक सिविल सेवक के लिए बहुत जरूरी है, और इस बात की ज्ञान हमें जो है इतिहास से ही मिल सकता है। बाकी कोई वैसा विषय नहीं है जो इस बात की जानकारी दे कि इतिहास की यूटिलिटी क्या है, और एक सिविल सेवकों के लिए यूटिलिटी क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। आप बताइएगा कि अगर हम मौर्य साम्राज्य पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि मौर्य साम्राज्य बहुत विकसित और बहुत मजबूत साम्राज्य था, लेकिन उसके मजबूती में, उसके सुदृढ़ीकरण में अगर किसी का रोल था तो वो उसके ब्यूरोक्रेट्स का था, उसके प्रशासक वर्ग का था। तो इसलिए अगर किसी भी देश के प्रशासकीय स्थिति को बहुत मजबूत करना हो तो उसे इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। फिर दूसरा उदाहरण भी आप ले सकते हैं कि अगर मुगल काल को देखा जाए तो अकबर के समय में अकबर की साम्राज्य स्थिरता को प्राप्त किया, उसका व्यापक स्तर पर साम्राज्य का विस्तार हुआ और सुदृढ़ीकरण रहा उसके साम्राज्य का। तो उसमें उसके मनसबदारी व्यवस्था, उसके केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन का बहुत बड़ा रोल था। इसलिए इतिहास को पढ़ना जरूरी है एक सिविल सेवकों के लिए, ताकि उससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। इसलिए एक सिविल सेवक के लिए इतिहास का अध्ययन अत्यंत जरूरी है, जरूरी नहीं अत्यंत जरूरी है। आपको अपना पक्ष इतना मजबूती से रखना है कि सामने वाले को कोई स्कोप न मिले किंतु परंतु करने का, यही इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में देखिए कभी भी ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो किताब में पढ़कर आपको कहीं स्पेशल चैप्टर नहीं मिलेगा। इसका इंटरव्यू आपके ज्ञान के लिए नहीं पूछा जाता, आपका इंटरव्यू जो होता है वो आपका किसके लिए होता है, आत्मविश्वास चेक करने के लिए होता है। तो ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इतिहास से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इतिहास से संबंधित सामान्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं। वो तो हिस्टोग्राफी का क्वेश्चन था, इसमें सामान्य प्रश्न क्या आ सकते हैं, जैसे प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में अंतर। मैं यकीन के साथ बताता हूं कि बहुत से लोग पास हो जाते हैं, यूपीएससी पास हो गए, एमपीपीएससी पास हो गए, विभिन्न एग्जामों को पास कर ले जाते हैं, लेकिन उनको ये बेसिक अंतर ही नहीं पता होता है कि प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में क्या अंतर है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इतिहास का सामान्य क्वेश्चन है और आपसे भी पूछे जा सकते हैं। इस टाइप में भी आप कॉन्सेप्चुअल और कुछ बहुत निर्णायक क्वेश्चन होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, वो आपसे पूछ लिए जाएंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्राग ऐतिहासिक का, ये क्या है। तो जहां तक प्राग ऐतिहासिक का सवाल है तो आप जानते होंगे कि यह लिपि के उपलब्धता के आधार पर इस तीनों का डिवीजन किया गया है। जहां पर कोई लिपि उपलब्ध न हो, जहां पर कोई लिपि उपलब्ध न हो, वहां का जो इतिहास लेखन उस कालखंड का जो किया गया है उसको क्या कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल, जहां पे कोई लिपि उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, तो लिपि नहीं उपलब्ध है तो अर्थात वो आर्कियोलॉजिकल आधार पर ही, केवल पुरातात्विक आधार पर ही केवल उसका इतिहास लेखन किया गया है। ये है प्रागैतिहासिक काल। दूसरा
आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रोटो हिस्ट्री वह हिस्ट्री है जिसमें लिपि तो उपलब्ध हो, लिपि तो उपलब्ध है, उपलब्ध है, लेकिन पढ़ी नहीं गई है, लेकिन पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, लिपि तो उपलब्ध है लेकिन पढ़ी नहीं गई है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल बोला जाता है। जैसे यहां भी जैसे छूट गया है, एग्जाम्पल में आप लोग जरूर कुछ याद, जैसे यहां पर प्रागैतिहासिक पुरातात्विक काल जो है, पाषाण काल आप इसको कह सकते हैं। पाषाण काल का जो क्वेश्चन है वो प्रागैतिहासिक में आएगा। एग्जाम्पल मिस कर गया था। यही सब इंटरव्यू में होता है, धीरे धीरे आपको एकदम एक एक चीज को सजोकर चलना होगा। यहां पर है कि लिपि तो उपलब्ध है लेकिन पढ़ी नहीं गई है, वह आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। तब फिर आपसे कुछ पूछा जाएगा कि कुछ उदाहरण है आपके पास, बता सकते हैं किसको इसमें रखा जाए? तो आप बताएंगे सर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी लिपि तो है, लिपि उपलब्ध है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए हैं, अभी तक नहीं पढ़ा गया है। फिर आपसे एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर थोड़ा सा डीप में कोई स्पेशल हिस्ट्री वाला वहां पर है तो कहे कि यह तो कंडीशनल है, इट इज अ कंडीशनल। यह क्या है? लिपि तो उपलब्ध है लेकिन पढ़ी नहीं गई, अगर जिस दिन पढ़ ली गई तो क्या करेंगे? ये भी क्वेश्चन अगला आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि अगर पढ़ लिए गए तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? ऐतिहासिक में रखेंगे या आद्य ऐतिहासिक में ही रखेंगे? तो आप कहेंगे कि सर इतिहास में इस बात का कहीं मूल्यांकन नहीं होता है कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता, इस बात का कहीं मूल्यांकन नहीं होता। जो घटना घट गई है उसी का हम विश्लेषण करते हैं, हमारा यही काम है। अभी तक यह नहीं पढ़ी गई है इसलिए हम आद्य ऐतिहासिक में रखे हैं। अगर ये पढ़ ली जाएगी तो तब का बात तब देखा जाएगा, फिर हमको उठाकर किसी कालखंड में रख दिया जाएगा, ऐतिहासिक में रख देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, तो जो घटना घट गई हम उसी का विश्लेषण करेंगे, उसी का मूल्यांकन करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ऐतिहासिक काल, इसको थोड़ा सा आप लोग ऐतिहासिक काल क्या है? अर्थात वैसा समय जब पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हो और साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध हो, और साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ भी लिया गया हो, संपूर्ण स्पष्टता के साथ जिस कालखंड को पढ़ लिया गया, जहां से स्पष्ट इतिहास लेखन का कार्य शुरू हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल, उसी को कहा जाएगा। और वैसा समय फिर पूछा जाएगा कि वैसा कौन सा समय है, आपसे एग्जाम्पल के रूप में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा समय है, तो आप 600 BC बताएंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो बताएंगे। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से भारत का राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास स्पष्ट रूप से शुरू हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, एक एक करके परत दर परत आपको क्वेश्चन पकड़ना होगा। आपसे फैक्ट नहीं पूछा जाएगा कि भारत किस तारीख को आजाद हुआ था, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि आपके फैक्ट का, आपके विश्लेषण का जो ज्ञान है वो पहले कमीशन परख चुका है पीटी और मेंस के रूप में। अब सीधे सीधा कुछ विश्लेषणात्मक क्वेश्चन और कुछ आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले, घटाने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास से संबंधित सामान्य क्वेश्चन। इतिहास में काल विभाजन का महत्व, इतिहास में हम क्यों काल विभाजन करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
तो आप बताइएगा कि सर इतिहास में काल विभाजन हम दो आधारों को ध्यान में रखकर करते हैं, एक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर, एक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर, और दूसरा अध्ययन की सुविधा के लिए। ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम करते हैं। प्रवृत्ति जैसे कुछ कालखंड है जिसे हम लोग काल विभाजन करते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो मध्यकाल को मध्यकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर कुछ प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो मध्यकालीन है, जैसे सामंतवाद होगा, धर्म केंद्र में होगा, ठीक है, और मानवतावाद नहीं के बराबर होगा, समाज संकीर्ण होगा। तो कुछ ऐसे प्रवृत्तियां हैं जिसके आधार पर हम उसको कहते हैं कि नहीं, ये कालखंड इस प्रवृत्ति का है, इसलिए इसको हम इसमें रखते हैं। जैसे मध्यकाल है तो हम इसको इसलिए मध्यकाल में रखते हैं। तो वो बताएंगे कि सब प्रवृत्ति के आधार पर। दूसरा, अध्ययन की सुविधा के लिए, अगर एक प्रवृत्ति के घटनाक्रम को, कालखंड को एक जगह कर दिया जाए तो उसका बेनिफिट यह मिलेगा कि आप सुनियोजित तरीका से, वैज्ञानिक तरीके से उस कालखंड का अध्ययन कर पाएंगे, उस कालखंड को समझ पाएंगे, उसमें से कुछ मैसेज निकाल पाएंगे, उसके लिए कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएंगे वहां से। तो उसके लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए हम जो है इसका अध्ययन, इसका काल विभाजन करते हैं। इतिहास में काल विभाजन का यही महत्व है, एक तो प्रवृत्ति को जानने के लिए और अध्ययन की सुविधा के लिए। आपका यही जवाब होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा जवाब होगा। तो इस तरह से आप सामान्यतया जो आपको लॉजिक दे दे, आपका जो आंसर बस लॉजिक दे दे। देखिए यहाँ पर इंटरव्यू में कहा जाता है कि कुछ भी कहने का स्कोप है, बस गाली छोड़कर, गाली किसी को नहीं देना है। उसके बाद हर कुछ कहने के लिए आप स्वतंत्र हैं, बस आपकी बातें लॉजिकल होनी चाहिए। लॉजिक है तो आपके क्वेश्चन के आंसर में दम है, और चीजें बस लॉजिक की होती है। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप लॉजिकल दे रहे हैं, लॉजिकली आप प्रूफ कर ले जा रहे हैं, तो आपका 100% आंसर सही है। मैटर लॉजिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास का कौन सा कालखंड आपको अच्छा लगता है? इतिहास का कौन सा कालखंड आपको अच्छा लगता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं, कोई प्रेशर नहीं है कि आप जो है इसी को चुने। सबसे बड़ी बात तो यही है इस क्वेश्चन के लेकर कि आप स्वतंत्र हैं, और आपकी जो स्वतंत्रता है वो आपकी अभिव्यक्ति में दिखनी चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ बताइए। अगर आप औरंगजेब का कालखंड चाहते हैं कि वो अच्छा लगता है तो बोलिए कि सर औरंगजेब का कालखंड हमें अच्छा लगता है। आपको अगर अकबर का लगता है तो अकबर का बताइए। आपको अगर अशोक का लगता है कालखंड तो अशोक का कालखंड आप बताइए। यू आर फ्री, आप स्वतंत्र हैं। ये महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में आपका केवल और केवल कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है कि इतिहास का कौन सा कालखंड आपको अच्छा लगता है। एक मैं बता देता हूं, आपको थोड़ा सा गाइड हो जाएगा। और कुछ नहीं, मेरे बताने, ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूं उसी को आपको फॉलो करना है। यू आर ए फ्री, आप स्वतंत्र हैं, और वहां पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो काम करेगा वही कारगर होगा। आप वहां पर एट प्रेजेंट में क्या सोच पा ले रहे हैं, क्या क्विक डिसीजन ले पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। तो वहां पर होगा कि इतिहास का कौन सा कालखंड आपको अच्छा लगता है, ये क्वेश्चन है। तो मैं बताऊंगा कि मुझे सर अशोक का कालखंड अच्छा लगता है। अशोक का कालखंड अच्छा लगता है।
ठीक है, अशोक का कालखंड अच्छा लगता है। कैसे फिर होगा कि कैसे, तो मैं बताऊंगा कि सर मौर्यों के समय में भारत ने उस वैज्ञानिक सीमा को छू लिया था जिसको पाने के लिए मुगल लगातार तत्पर रहे, प्रयासरत रहे, लेकिन वो छू नहीं पाए। और अंग्रेज इसको पाने के लिए आजीवन लालायित रहे और उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने के लिए उस सीमा पर लालायित रहे, लेकिन वो भी कभी छू नहीं पाए। भारत का जो विस्तार अशोक के समय में हुआ था और साम्राज्य में जो शांति व्यवस्था अशोक के समय में स्थापित हुई थी, हमें इतिहास के कालखंड में कभी भी नहीं दिखाई देती। उसके बाद अशोक के कालखंड हमें कभी नहीं दिखाई देते और उनका कालखंड हमें किसी न किसी रूप में आज तक, आपके इंटरव्यू के दिन तक, वो हमें कहीं ना कहीं शिक्षा देते रहते हैं। वो एक मानवता की सेवा के लिए आधार बने हुए हैं। इसलिए इस कालखंड को मैं पसंद करता हूं, यह मेरा लॉजिक है। आप, मैं अपने अनुसार इसको बता रहा हूं। तो इस तरह से कुछ ऐसे कालखंड को चुनिएगा जहां पर भारत की गौरव गरिमा स्थापित हो, राष्ट्रवाद की सोच उसमें दिखे और कंट्रीज फर्स्ट, देश पहले है, वो सोच आपको वहां पर दर्शाना होगा। तो ये सब चीजें आपको अशोक के कालखंड में दिखती हैं, इसलिए इसको चुन सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा एक सुझाव है बस। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि आप स्वतंत्र हैं, ऐसे क्वेश्चन में व्यक्ति स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य इतिहास का कौन सा व्यक्तित्व आपको अच्छा लगता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है। यहां भी आप स्वतंत्र हैं, यहां पर भी आप स्वतंत्र हैं। कभी आप अशोक को चुन सकते हैं, कभी आप जो है वो अकबर को चुन सकते हैं, जिसको जो अच्छा लगे। अलाउद्दीन खिलजी कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को औरंगजेब अच्छा लगता है, औरंगजेब में भी बहुत अच्छाई है, आप उसको भी चुन सकते हैं। जो भी चुनिए, बस आप उसके विषय में कुछ ऐसे तर्क दीजिए, उसके विषय में कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे ये लगे कि नहीं, इसके तर्क में दम है, बस और कुछ नहीं। जैसे हम अशोक को यहां पर लेते हैं, हम अशोक को यहां पर लेते हैं, तो आप बताएंगे कि सर हम अशोक को पसंद करते हैं। तो फिर क्वेश्चन उठेगा कि क्यों? तो आप बताएंगे कि सर अशोक के द्वारा साम्राज्य पर शासन करने के लिए, जनता को नियंत्रित करने के लिए जिस नीति का अनुसरण किया गया था उसको धम्म नीति के नाम से जाना जाता है। अगर धम्म नीति का संपूर्णता में मूल्यांकन किया जाए तो हम पाते हैं कि उसमें मानवता के भी तत्व है, उसमें लोकतांत्रिक तत्व भी है, उसमें जनता से राजा की सीधे प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो रही है, उसमें पर्यावरण की सेवा की बात की गई है। और एक प्राचीन काल में ऐसा अप्रोच रखने वाला एकमात्र शासक अशोक है, जो तलवार के दम पर नहीं बल्कि शांति के दम पर एक आचार संहिता लाकर जनता को शासित करने का प्रयास करता है और अपने अभिलेखों के माध्यम से जन जन तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करता है। अगर उसके धम्म नीति के स्वरूप को देखा जाए तो हम पाते हैं कि उसकी अशोक के समय की जो बातें धम्म नीति में की गई हैं वो आज तक सारगर्भित है और आज तक लॉजिकल है, आज तक उसकी रेलेवेंसी बरकरार है। अगर आप यूएनओ के घोषणा पत्र को देखें, मानववादी संगठनों के घोषणा पत्र को देखें या भारत की गृह नीति और विदेश नीति को देखें, तो आप पाएंगे कि अशोक के धम्म नीति से ऊपर उठकर अभी तक कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी में समाहित है। इसलिए मैं अशोक को पसंद करता, बस खत्म। ये एक विचार है, यही आपको कहना होगा। अगर किसी भी शासक को, अगर आप अकबर को चुनते हैं तो हो सके कि आप अकबर को ही चुन ले। अगर आप अकबर को चुनते हैं तो क्या, अकबर भी चुनने के लिए आप स्वतंत्र हैं, तो अकबर का भी आपको इसी तरह से लॉजिकल आंसर देना होगा अगर हम अकबर को चुनते हैं तो। आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक मैं मॉडल आंसर बता रहा हूं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। जैसे अकबर मध्यकाल का शासक है, तो आप बताएंगे कि सर अकबर मध्यकालीन शासक है और अकबर ने जनता को शासित करने के लिए और
जिस नीति का अनुसरण किया था उसमें उसकी महत्वपूर्ण नीति थी सर्वधर्म समभाव की भावना, सुलह ये कुल की नीति। और उस समय भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन सब संप्रदाय के लोग थे। सबके बीच में एक समन्वय स्थापित करके शांतिपूर्ण तरीके से शासन का संचालन किए और जनता को शांति की पाठ पढ़ाए। जबकि वही समय ऐसा है, उसी समय में मध्य एशिया, अरब के कंट्री जहां पे मुस्लिम शासक थे और मुस्लिम मैक्सिमम प्रजा जो थी वो मुस्लिम थी, फिर भी वहां पर तनाव के माहौल बने हुए थे। शिया सुन्नी के बीच में विवाद चल रहा था, मारकाट शिया सुन्नी के नाम पर चल रहा था। जबकि भारत में अकबर के समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ही आप ये भी बोलेंगे कि अगर हम इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और बड़े स्तर पर देखें, यूरोप के इतिहास में, तो ये वही टाइम है जब वहां पर क्या होता है, वहां पे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में धार्मिक तनाव बना हुआ है। उस स्थिति में जब पूरा विश्व धर्म के आधार पर बटा था, धर्म के आधार पर एक दूसरे का जान लेने के लिए तुला हुआ था, तब जाकर अकबर एक सुलह ये कुल की नीति से, उदारता की नीति से, सर्वधर्म समभाव की नीति से एक शांति का प्रशासन हमें प्रदान करता है, मध्यकाल को प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में मैं अकबर को इसी सब तर्कों के माध्यम से अकबर को पसंद करता हूं। तो आप अकबर को भी दे सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। अकबर की भी जो पॉलिसी है वो काफी महत्वपूर्ण रही है, इसलिए अकबर महान है, इसीलिए अकबर महान है। तो ये सब बातें आपको अकबर में कहनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है राजपूत काल से लेकर 18वीं शताब्दी तक के समय को मध्यकाल क्यों कहा जाता है? मध्यकाल क्यों कहा जाता है? तो देखिए, मध्यकाल इसलिए नहीं कहा जाता है कि यह काल जो है यहां से लेकर यहां तक है। राजपूत काल से लेकर और औरंगजेब के मृत्यु तक के समय को पूर्णता के साथ मध्यकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मैंने बताया ना कि जो हम विभाजन करते हैं वो प्रवृत्तियों के आधार पर करते हैं। तो प्रवृत्ति क्या है मध्यकाल की, उस प्रवृत्ति के आधार पर इसको मध्यकाल, इस कालखंड को कहा जा रहा है। और वो प्रवृत्ति है कि सामंतवादी सोच, सामंतवाद। अब सामंतवाद है तो सामंतवाद के हर लक्षण आप बता देंगे, क्लोज अर्थव्यवस्था, प्रगतिशीलता के बाधक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा न देना, बाह्य कूटनीतिक संबंध नहीं रखना, ये सब चीजें सामंतवाद में आती हैं। पिछड़ा हुआ समाज, तो इस तरह से यहां पर एक सामंतवादी व्यवस्था थी, सोच दिखती है। मध्यकाल का जो विशेषता है, धर्म केंद्र में होगा। धर्म कहां है? केंद्र में होगा। और जब धर्म केंद्र में होगा तो क्या किसको बढ़ावा देगा? धर्म आस्था को बढ़ावा देता है। और आस्था किसको बढ़ावा देता है? अंधविश्वास को। अंधविश्वास को। और अंधविश्वास किसको बढ़ावा देगा? अंततः वो तार्किकता को मार डालता है। तो इस तरह से यहां पर धर्म केंद्र में था। और जब धर्म केंद्र में होगा तो मानवतावादी सोच, मानवतावादी दृष्टिकोण और मानवतावाद का अवधारणा सब कुछ बाहर होगा, वही उसका समाज में स्थान ही नहीं होगा। इसलिए यहां पर मानवतावाद, मानवतावाद क्या है? एब्सेंट होगा, नहीं। तो इस तरह से, इसीलिए हम, ये दो तीन ऐसे पहलू हैं जिसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। तो इन्हीं सब पहलुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस काल को मध्यकाल कहा जाना चाहिए। ये बोले ना कि लॉजिक का सब कुछ मामला जो है वो लॉजिक का है। आप ऐसा तर्क दीजिए जिससे कि आप क्वेश्चन के आंसर को प्रूव कर ले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अंतर। तो आपको यहां पर मेंस नहीं लिखना है, आपको एक दो अंतर बताकर आगे बढ़ जाना। ठीक है, यही महत्वपूर्ण बातें। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर है? जबकि दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, फिर भी इसमें बेसिक अंतर है। उपनिवेशवाद में जो होता है वो सुदूर नियंत्रण होता है, सुदूर
नियंत्रण होगा। ठीक है, यहां पर सुदूर नियंत्रण नहीं होगा। यहां पर आर्थिक भी मामला होगा, राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, उसके साथ ही साथ जनसंख्या कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण, ये सब बातें इसमें शामिल होती है। इसके अंदर आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक भी होता है। इसमें धार्मिक भी होता है। यहां पर आर्थिक राजनीतिक तो होगा, सांस्कृतिक नहीं, सांस्कृतिक नहीं होगा, धार्मिक न के बराबर नहीं ही होगा, और जनसंख्या कंट्रोल की यहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि यहां पर जनसंख्या कंट्रोल की बात उपनिवेशवाद में होती है। यही रीजन है कि आप देखेंगे कि जब अंग्रेज भारत पर आए और अपने उपनिवेश को स्थापित किए तो क्या किए, यहाँ की जनसंख्या का ईसाईकरण करना शुरू कर दिए, ताकि वे हमारे अनुसार काम कर सके, हमारे धर्म के लोग यहाँ पर स्थापित रहे। अंततः वो सरकार परिवर्तित कर देते हैं। ये उपनिवेशवाद जो है सुदूर नियंत्रण है, ये दूर से भी नियंत्रण रखा जा सकता है। 7 समुंदर पार, देखिए अंग्रेज 7 समुंदर पार, महारानी का शासन चलता था इंडिया में। महारानी कहाँ रहती थी, इंग्लैंड में, और नियंत्रण इंडिया में। तो इस सुदूर नियंत्रण है, जबकि साम्राज्यवाद में सुदूर नियंत्रण नहीं होता है। आपका वहां पर रहना आपके शासन व्यवस्था के लिए जरूरी होता है। इसलिए दोनों में कुछ बेसिक अंतर है जिसको आपको समझना होगा। फिर है कि 18वीं शताब्दी के बाद के समय को आधुनिक काल क्यों कहा जाता है। आधुनिक काल क्यों कहा जाए, क्यों नहीं इसको भी मध्यकाल ही कह दिया जाए, ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। तो आधुनिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आधुनिकता की जो प्रवृत्ति है वो इस कालखंड में विद्यमान है, इसलिए इसको आधुनिक काल कहना चाहिए। आपको यही आंसर देना होगा। फिर पूछेगा क्या प्रवृत्ति है। सॉरी, थोड़ा गला खराब है, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग भी कोऑपरेट करिएगा। आपसे अगला सवाल होगा कि क्या प्रवृत्ति है, तो प्रवृत्ति बताइएगा कि आधुनिक की प्रवृत्ति जो होती है वो होती है कि मानवतावादी सोच होगी, मानवतावादी प्रवृत्ति हो। आधुनिकता होगा, आधुनिकता, आधुनिकता नहीं, ये जो है मानवतावादी सोच होगी। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था। फिर क्या होगा, मानवतावादी प्रवृत्ति होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा। उसके बाद तार्किकता, बुद्धिवाद, बुद्धिवादी सोच, ये सब प्रवृत्तियां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक खोज, भौगोलिक खोज, ये सब प्रवृत्तियां जिस काल में विद्यमान हो उसी काल को आधुनिक काल कहा जाना चाहिए। ये सब चीजें जो है महत्वपूर्ण होती है। मध्यकाल की क्या है, मध्यकाल से इसको तुलनात्मक देखेंगे तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से जहां पर भी जिस कालखंड में ये सब चीजें एक अवधारणाएं विद्यमान है तो वो क्या है, वो आधुनिक काल है। तो इस तरह से इसको आप लोग ध्यान से देखकर इसी तरह से जवाब दीजिएगा। आधुनिकता का परिभाषा यह नहीं होता कि पिज्जा बर्गर खा लिए, जींस पहन लिए, हैट लगा लिए और चल दिए रोड पर और आप आधुनिक हो गए। आधुनिकता आदमी प्रवृत्ति से होता है, विचारों से होता है। जिस कालखंड में ये प्रवृत्तियां हैं वो काल आधुनिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉजिक के साथ इसका आंसर दीजिएगा। क्या मुगल वंश के पतन के लिए औरंगजेब उत्तरदायी था। देखिए सिंपल क्वेश्चन है ऐसा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपका जवाब होगा कि सर मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था और उतने बड़े साम्राज्य का पतन केवल एक
घटना से हो जाए, एक तत्व के कारण हो जाए, तो ये संभव नहीं है। इसलिए केवल औरंगजेब नहीं है। हाँ, औरंगजेब मुगल साम्राज्य के पतन को तीव्रता प्रदान कर दिया था। उसके धार्मिक नीति, दक्षिण की नीति और अपनी व्यक्तिगत जीवन की कट्टरता, इन सब तत्वों ने मिलकर मुगल साम्राज्य के पतन को तीव्रता प्रदान कर दिया था। वो अकेले मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कतई जिम्मेवार नहीं है। तो इस तरह से आप जवाब देकर आगे बढ़ जाएंगे। संतुलित जवाब इसका यही है। ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार मध्यकाल का सबसे अच्छा शासक कौन था? तो देखिए, आप लोग बहुत ज्यादा तामझाम मत करिएगा, फंस जाएंगे। जो मैं अभी बताया था अकबर, वो अकबर को ही चुन लीजिएगा, उसको बता दीजिएगा। अदरवाइज आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी चुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आज नए तरीके से इतिहास लेखन की जरूरत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस समय में अभी थोड़ा सा भी ये बात चर्चा में भी बना है। इसलिए मुझे लगता है कि जब आप एमपीपीएससी में जो बच्चे जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, निश्चित रूप से उनसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग विशेष तौर पर देख लीजिएगा। इसका कुछ मॉडल आंसर मैं बता देता हूं। क्या आज नए तरीके से इतिहास लेखन की जरूरत है? देखिए, कोई धर्म सांप्रदायिकता की इसमें बात नहीं है, ना ही आपके मन में ऐसी कोई बात आनी चाहिए। तो इसका जवाब क्या होगा? तो ये है कि ये आप बताइएगा कि क्या आज नए तरीके से इतिहास लेखन की जरूरत है। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि सर निश्चित रूप से जरूरत है। इतिहास लेखन नए तरीका से होने चाहिए। फिर पूछेगा क्यों? क्योंकि इतिहास एक डायनेमिक सब्जेक्ट है और डायनेमिक सब्जेक्ट होने के कारण यह मानविकीय सब्जेक्ट भी है। इसलिए भी हमें इतिहास लेखन नए तरीका से करने चाहिए, क्योंकि जब हम नए तरीका से करेंगे तो नए तरीका से हम शोध करेंगे, उस पर नए नए रिसर्च होंगे, और जब नए नए रिसर्च होंगे तो नई नई घटना क्रम आएंगी, नई बातें हमें फैक्ट मिलेंगे उस घटनाक्रम के संपर्क में, उस घटनाक्रम के संबंध में। फिर हमें कुछ नई जानकारियां प्राप्त होंगी और नई जानकारी नए ज्ञान को जन्म देगी, और नया ज्ञान जब मिलेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए वो हम उसको उपयोगी बनाएंगे। और कुछ घटनाक्रम ऐसे हैं जो भ्रामक हैं या जिनकी अभी खोज उतनी अच्छे तरीका से नहीं हो पाया है, या जिनके विषय में जानकारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिल पाए हैं, उन सब तक हम उनके सच्चाई तक भी पहुंच जाएंगे। इसलिए नए तरीके से इतिहास लेखन करने की अवश्य जरूरत है, क्योंकि इतिहास एक डायनेमिक सब्जेक्ट है और हमेशा स्कोप बना रहता है इसमें नए नए रिसर्च होने का। इस तरह से आप कहकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक और अकबर में कौन महान है? ये भी आपके लिए धर्म संकट है। तो कोई धर्म संकट नहीं, ये पूछ रहा है कि अशोक और अकबर में कौन महान है। ये नहीं कह रहा है कि आप इसी को महान कहिए। क्वेश्चन एक कभी नहीं कह रहा है, सामने एग्जामिनर जो बैठा होगा आपके मेंबर बोर्ड, कोई भी नहीं ऐसा कहने जा रहा है कि आप चूज करिए कि अशोक महान है और कहिए कि अशोक महान है। नहीं, ये यहाँ पर आपका डिसीजन मेकिंग देखा जाएगा कि किसको आप डिसीजन लेकर महान बता रहे हैं और किसको आप तर्क से सिद्ध कर रहे हैं। सॉरी। तो आप जो दोनों का मैं जो जवाब बताया था अभी जस्ट घूम फिर कर हिस्टोग्राफी में वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि दोनों में से आप किसी को चुनिए, कौन लगा है इसलिए किसी को एक को चुनिए, उसकी महानता को आप दर्शा दीजिए, बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मौर्योत्तर युग अंधकार का युग है? निश्चित रूप से ये क्वेश्चन बहुत ही विवादित है और एक इतिहासकार हैं स्मिथ महोदय, वो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। उनको हर अचीवमेंट वाला जो थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज वाला भारत का टाइम पीरियड है, कालखंड है, उनको लगता है कि अंधकार का ही युग है। दरअसल ये शब्द ही क्या मौर्योत्तर युग अंधकार का युग है, साम्राज्यवादी सोच को दर्शाता है, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को दर्शाता है। इसलिए जो है आप कहेंगे नहीं, इसका क्या जवाब होगा? नहीं है। फिर पूछेंगे क्यों? तो कहेंगे कि सर मौर्योत्तर युग में देखा जाए तो भारत का विकास हुआ, भारत अंधकार की तरफ नहीं गया, प्रकाश की तरफ गया।
मौर्योत्तर युग में ही कनिष्क हुआ, मौर्योत्तर युग में ही सातकर्णी हुए, सातवाहन वंश हुआ, जो भारत में एक केंद्रीय सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयासरत थे। उनका जो प्रयास था वो भारत में केंद्रीय सत्ता स्थापित करने के लिए था। इसलिए हालांकि वो सफल नहीं हो पाए उसमें, लेकिन प्रयास तो था। राजनीतिक जागरूकता को दर्शाता है। कुषाणों के समय में सिल्क रोड पर हमारा पकड़ था, व्यापार हमारे पक्ष में थी। हम बीच में उस रोम और चीन के बीच में होने वाले जो व्यापार थे उसमें हम बीच में मध्यस्थ की भूमिका में थे, मजबूत स्थिति में थे। हमारा निर्यात ज्यादा था उस समय में, आयात कम था, इसलिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अगर सांस्कृतिक उपलब्धि के तौर पर देखा जाए तो बौद्ध धर्म काफी यहाँ पर विकसित अवस्था में था, जो विश्व को शांति का पाठ पढ़ा रहा था। और बौद्ध धर्म का प्रसार भारत से बाहर भी हुआ इस काल में। यही काल है जब चौथी बौद्ध संगीति होती है। यही काल है जब मूर्तिकला के कई विधाओं का विकास होता है। आप में पता है कि आपको भूल भी जाएगा तो बोल कर निकल जाइएगा। मूर्तिकला का कई विधाओं का विकास होता है, गंधार कला, मथुरा कला शैली। तो इस तरह से कैसे कहा जाए, धर्म सहिष्णुता भी दिखता है। बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जैन का हुआ, हिंदू धर्म का हुआ, सब धर्मों का समान समय में समान विकास होता है। इसलिए इस काल को हम कहीं से भी अंधकार काल नहीं मानते हैं। ये आपका आंसर होना चाहिए, एक मॉडल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नारी आंदोलन और तथा पश्चिमी नारी आंदोलन में क्या अंतर है? भारतीय नारी आंदोलन तथा पश्चिमी नारी आंदोलन में क्या अंतर है, बताइए। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका एक लाइन में जवाब होगा कि सर, भारतीय नारी आंदोलन की शुरुआत पुरुषों के द्वारा भारत में किया गया था। पहला ऐसा विश्व का कंट्री है भारत जहां नारी के शोषण के विरुद्ध पुरुष आवाज उठाता है। इसलिए पश्चिम में आप देखेंगे तो पश्चिमी नारी आंदोलन में नारी आंदोलन की शुरुआत नारी के द्वारा किया गया था। इसलिए दोनों में बेसिक अंतर है। दोनों का आंदोलन का चरित्र में जो उसके नेतृत्व करता है उसी को लेकर अंतर है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या भारतीय पुनर्जागरण आधुनिकीकरण किया? क्या भारतीय पुनर्जागरण आधुनिकीकरण किया? निश्चित रूप से किया। कैसे किया फिर पूछा जाएगा आपसे। तो आप बताइएगा कि सर, आधुनिकीकरण के जो तत्व हैं वो हमें भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन में दिखाई देता है। और भारतीय पुनर्जागरण समाज सुधार आंदोलन को जन्म दिया था। आप कहेंगे कि सर, इस आंदोलन में समानता की बात की गई थी, छुआछूत के विरुद्ध था, महिला पुरुष समानता की बात किया गया था, मानवतावाद के तत्व इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, चाहे वो विधवाओं के हो संबंध में हो या सती प्रथा के संबंध में हो, बाल विवाह के संबंध में हो। उस हिसाब से देखेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि मानवतावादी और समानतावादी सोचे थी। तार्किकता की बात की गई थी। यहाँ पर हमारे समाज सुधारक हर बात को तार्किक तरीके से समझते थे और वो कहते थे कि उसी चीज को स्वीकार करो जो तार्किक हो, जो मानवीय दृष्टिकोण से लाभदायक हो। ये सब तत्व इस आंदोलन में विद्यमान थे, इसलिए इसको आधुनिकीकरण किया ऐसा कहा जाना चाहिए। ठीक है, अपने देश की बात है इसलिए इसको पॉजिटिव ही कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीयता ने गुप्तों को बढ़ावा दिया, गुप्त ने राष्ट्रीयता को नहीं। दरअसल ये एक इतिहासकार हैं, उनका विचार है और उनकी ये बातें हैं। ठीक, तो आप ये समझिएगा। एक इतिहासकार है, वो ये कहते हैं कि दरअसल जब देश में साम्राज्यवादी इतिहास लेखन बड़े स्तर पर बढ़ रहे थे, उनका प्रभाव बढ़ रहा था, तो उनके प्रतिक्रिया में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भारत में शुरू हुआ। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन भारत के उपलब्धियों को, प्राचीन काल मध्यकाल की जितने भी उपलब्धि थी और जितने भी इसकी स्थिति थी उसको वे दबाकर रख रहे थे, उसको कमतर करके आंक रहे थे, कहते थे भारतीयों का कोई अचीवमेंट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कई इतिहासकार आगे आए और वे राष्ट्रीयता के गौरव को उठाना शुरू किए। उसमें एक काल को इन लोगों ने गुप्तों के काल को उठाया और उसके
महिमा मंडन किया। वो इस इतिहासकार यही कहना चाह रहा है। और इस तरह से कहते हैं कि राष्ट्रीयता की जो सोच थी वो गुप्तों को महान बनाती, बल्कि गुप्तों ने राष्ट्रीयता को नहीं बढ़ावा दिया। जो भारतीय इतिहासकारों के बीच में राष्ट्रीयता की बात आई, इसलिए उनके कहने का मतलब यही है कि जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वह जो है बात गुप्तों के विषय में कह दिया गया, नहीं तो गुप्तों के समय राष्ट्रीयता की कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो यही ये बात है कि राष्ट्रीयता ने गुप्तों को बढ़ावा दिया, गुप्त ने राष्ट्रीयता को नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यही कहना होगा कि सर दरअसल ये इतिहास लेखन का क्वेश्चन है और साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के जो दो धाराएं हैं उनके बीच का ये टकराहट है, और उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा उठता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगितावाद क्या है? उपयोगितावाद एक विचारधारा है जो कहता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख। फिर है कि इतिहास में इसकी क्या उपयोगिता है? तो आप बताएंगे कि सर इतिहास में नीतियों को प्रसारित करने में नीतियां ऐसी बनाई जाए जिससे कि अधिकतम लोगों का सुख हो, उस मायने में यह जो है हमें एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस विचारधारा के दो विद्वान का भी नाम आपसे पूछा जा सकता है कि दो विद्वानों का नाम बताइए। तो एक जेएस मिल और दूसरा जर्मी बेंथम, ये दो लोग जो है इसके विद्वान है इस विचारधारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल प्राच्य विवाद क्या है? बहुत शॉर्ट में आपको जवाब देना है। आंग्ल प्राच्य विवाद क्या है? तो देखिए, आंग्ल प्राच्य जो विवाद है वो आधुनिक काल में शिक्षा से संबंधित है, ब्रिटिश काल में शिक्षा से संबंधित है, जिसमें शिक्षा का माध्यम का हो और शिक्षा का विषय क्या हो उसको लेकर ब्रिटिश विद्वानों के बीच में विवाद था। एक वर्ग कहता था कि शिक्षा का माध्यम प्राच्यवादी होना चाहिए, समझ रहे हैं, प्राच्यवादी अर्थात पूर्वी स्टाइल से पढ़ाई किया जाए, जो भारत का स्टाइल है, जो परंपरागत यहाँ का शिक्षा व्यवस्था हो और शिक्षा देने की जो यहाँ की परंपरा रही है उसी के अनुसार दिया जाए, अर्थात भारतीय विषय हो, भारतीय तरीका से दिया जाए। इसके जो समर्थक थे उनका नाम है प्रिंसेप, वो प्रिंसेप है। ठीक है, दूसरी तरफ आंग्लवादी थे, तो आंग्लवादी जो थे वो कहते थे कि नहीं, विषय भी इंग्लिश हो और इंग्लिश मीडियम पढ़ाई किया जाए। इसके जो सबसे बड़े समर्थक थे वो मैकाले थे, और मैकाले ने ही इसका समर्थन किया था। क्योंकि मैकाले को उस समय के गवर्नर जनरल वेंटिंग का समर्थन प्राप्त था, इसलिए अंततः विजय मैकाले की हुई और इस तरह से ये आंग्ल प्राच्य विवाद समाप्त होता है। तो ये है आंग्ल प्राच्य विवाद। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले जाएंगे जिसमें कि आप घबराएंगे। तो यहाँ पर घबराना नहीं, आपको बहुत कूल रहना है, और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का कोई एक आंसर नहीं होता है, उसका यही आंसर होता है कि ये भी हो सकता है। बस अपने बातों को बहुत पुरजोर तरीका से आत्मविश्वास के साथ आपको रखना होगा। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको बस अपने धैर्य को नहीं खोना है और कुछ नहीं, चाहे जो आए। मैं गारंटी लेता हूं कि आप जो भी बोलेंगे, आप इंटरव्यू दे रहे हैं इसलिए आपकी विश्लेषण क्षमता, आपकी तर्क क्षमता काफी बढ़ी हुई है, काफी अच्छी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो लड़का इंटरव्यू में शामिल हो रहा है इसका मतलब वह सामने वाला जो बैठा हुआ है उससे कम लॉजिकल नहीं है। ये आप अपने अंदर आत्मविश्वास जगा लीजिए। इसलिए आप एक अच्छा आंसर सोचकर उसका जवाब दे दीजिएगा। इसमें एक आध क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या महाभारत जनजातीय समाज को दर्शाता है? क्योंकि आप हिस्ट्री से क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इसलिए हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। क्या महाभारत जनजातीय समाज को दर्शाता है? तो कहेंगे हाँ समझ दर्शाता है। फिर पूछेगा कैसे? तो आप बताएंगे कि जो जनजातीय संरचना होती है, वो जो सामाजिक संरचना जनजातीय होती है, जो सामाजिक संगठन होते हैं वो यहाँ पर दिखते हैं। जैसे एक तो
जनजातीय समाज में महिलाएं सशक्त होती हैं, यहां भी महिलाएं सशक्त हैं, चाहे वो गांधारी हो चाहे वो द्रौपदी हो। खास करके द्रौपदी के संबंध में आप बताएंगे कि द्रौपदी काफी सशक्त है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जनजातीय समाज था। ठीक है, ऐसा कुछ कहकर आपको निकलना होगा। अगर आपको इतिहास के किसी घटना को मिटाने को कहा जाए तो आप किस घटना को मिटाना चाहेंगे? आप स्वतंत्र हैं, किसी को डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको डिलीट करने में कोई समय नहीं लगेगा, मुझे पता है। तो इसलिए चाहे जो हो वो आप डिलीट कर सकते हैं। अब मॉडल के तौर पर मैं बता देता हूं कि आप धरासना भी चुन सकते हैं। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में धरासना कांड हुआ था, जिसमें महिलाओं के ऊपर बर्बर तरीका से अंग्रेजों के द्वारा लाठियां बरसाई गई थी, और एक इतिहासकार है और पत्रकार भी है, बेयर मिलर, कहता है कि वो ऐसी लाठी थी कि उस लाठी में लोहे के छल्ले लगे हुए थे, मतलब उससे वार कभी एक मानव पर नहीं करना चाहिए। और उस लाठी से महिलाओं के ऊपर और जो बाकी प्रदर्शनकारी थे उसके ऊपर, जिसका नेतृत्व महिलाओं का नेतृत्व सरोजिनी नायडू कर रही थी, उनके ऊपर किया गया था। तो इसलिए बताइएगा कि सर ऐसी अमानवीय घटना को पढ़ने से बड़ा मन को क्षोभ होता है, बड़ा मन को कष्ट पहुंचता है, इसलिए मैं इसे दोबारा नहीं पढ़ना चाहता हूं। उसको भी आप बता सकते हैं। आप गांधी जी की हत्या को भी बता सकते हैं कि सर मैं अगर मिटाना हो तो गांधी जी की हत्या, जो उनका मर्डर हुआ था, मैं उसको मिटाना चाहूंगा, क्योंकि एक राष्ट्रपिता की हत्या हो जाए तो ये बहुत शर्मनाक बात है। दूसरी बात कि अगर गांधी जी रहते तो उनकी सेवाओं का भारत उपयोग कर सकता आजादी के बाद, तब भारत में राजनीतिक सामाजिक स्थिति कुछ और होती, हम उस सेवा से भी वंचित रह जाते हैं उनकी हत्या हो जाने से। इसलिए भी मैं उस घटना को दोबारा याद नहीं करना चाहूंगा। कुछ ऐसे ही बोलकर निकल जाना है आपको, बस जो भी बोलिएगा बड़ी मर्माहत तरीके से दुखी होकर उसको आप लोग व्यक्त करिएगा। थोड़ा सा वहां पर एक्टिंग भी करना होता है, इसलिए थोड़ा ऐसे बताना है जैसे कि आप सच में दुखी हैं। मुझे पता है आप अंदर से कोई दुखी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये बातें उस तरह से कहनी होगी। ठीक है, तो ये जरूरी है। महाभारत में कर्ण महान था या अर्जुन? आप स्वतंत्र हैं चुनने के लिए। कोई कर्ण को महान कहता है, कोई अर्जुन को कहता है, लेकिन ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा महानता भारत में जो है उसके पीछे संयम, मानवीय दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, त्याग, तप, ये सब बातें ध्यान में रखा जाता है। किसके अंदर ज्यादा था ये आप स्वतंत्र है चुनने के लिए, और उसी आधार पर उसका मूल्यांकन करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग 3 विधा का क्वेश्चन किए। आज हम लोगों ने जो 4 प्रकार है, इसमें क्वेश्चन के 4 टाइप मध्य पर निकाले थे साक्षात्कार के लिए। पहला इतिहास लेखन से संबंधित, दूसरा इतिहास से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न, तीसरा हाइपोथेटिकल प्रश्न, और चौथा मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न, जिसमें हम लोग 3 विधा का आज थोड़ा बहुत डिस्कशन किए, जहां से संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उसका हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम लोग चौथा जो मध्य प्रदेश से संबंधित इतिहास के कुछ प्रश्न हैं, स्पेशल मैं एक अगला क्लास लेकर आप लोगों के सामने शीघ्र हाजिर होऊंगा। तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। मैं आशा करता हूं कि जो मैं आपको एक क्वेश्चन बताया हूं तीनों फॉर्मेट में, आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी और आप इससे लाभान्वित होंगे, आपका कुछ आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस आशा के साथ मैं क्लास को यहाँ पर समाप्त कर दे रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर मिलता हूँ, और आप लोग कोरोना के इस टाइम में अपना ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने के साथ साथ आप साक्षात्कार की बहुत अच्छे तरीका से तैयारी कर रहे होंगे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे क्लास से हिस्ट्री के क्वेश्चन से संबंधित अप्रोच यहाँ से आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ब्राइट फ्यूचर। ओके, थैंक यू।